बीजेपी का नया प्लान, कमजोर सीटों पर ध्यान, एक सीट एक जिम्मेदार, बीजेपी का मिशन 48। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी इस बार नए प्लान के साथ चुनाव मैदान में आने की तैयारी में है। पार्टी की नजर उन 48 सीटों पर है जहां पार्टी को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। अब इन सभी कमजोर 48 सीटों के लिए अलग अलग प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके लिए हर एक सीट पर एक प्रभारी नियुक्त किया जा रहा है। गुरुवार को पार्टी दफ्तर और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के घर हुई बैठक में इसका खाका भी खींच लिया गया है। बैठक में शामिल होने आए विधायकों का कहना है कि हारी सीट को जीतना हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है, हम सब जगह पहुंच चुके हैं, एक एक बूथ तक पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश के 65,000 से अधिक बूथों तक हमने अपना संगठन खड़ा कर दिया है। तो हर राजनीतिक दल चाहेगा कि जहां से हम हारते आए हैं वहां जीते हैं, और उस किले को, कई सारे ऐसे किले हमने जीते हैं जो कांग्रेस के गढ़ कहे जाते थे। बीजेपी का मकसद हारी हुई सीटों को न केवल जीतना है बल्कि उन सीटों पर भी जीत का अंतर बढ़ाना है जहां जीत का अंतर कम रहा है। लेकिन कांग्रेस को बीजेपी की इस नई रणनीति में कुछ और ही नजर आ रहा है। ये मोड में बीजेपी जाती है, हम ये मोड का फैशन, हम मोड में जा रहे हैं, ये सब बीजेपी का स्टाइल है। हम चुनाव की तैयारी में लगे हैं और हम अंत तक लगे रहेंगे। 2023 के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन दोनों राजनीतिक दल पहले से कुछ ज्यादा ही संजीदा नजर आ रहे हैं। लेकिन तय रणनीति के तहत काम करने में माहिर बीजेपी की तैयारी इस बार भी तकनीकी रूप से मजबूत नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी का मिशन 48। तो बीजेपी ने एक और लक्ष्य तय कर लिया और इस लक्ष्य के साथ बीजेपी ने अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने का जो उसका इरादा है, जिसको लेकर वो आगे बढ़ती रही है, और रणनीति बनाने में और उसको ज़मीन पर उतारने में बीजेपी का बेहिचक कोई जवाब नहीं है। सच्चाई सच्चाई है और इस सच्चाई को कमलनाथ जी भी अपने अंदाज में स्वीकार कर रहे थे। वो उसको फैशन बता रहे थे कि बोर्ड में गया है ये मसला। लेकिन बात सही है कि ये दो पार्टियों की अलग शैली है। अगर आप ये सोचें कि बीजेपी को देखकर कांग्रेस एक बहुत ही अनुशासित और एक ऐसी पार्टी में बदल जाएगी जहां बड़े बड़े फैसले हो जाएंगे और तमाम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये कांग्रेस की कमज़ोरी है, तब भी शायद आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये बैटिंग की शैली होती है। जैसे श्रीकांत को कपिल देव ने कभी नहीं रोका वर्ल्ड कप में कि आप तमाम अपनी उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी अपने नेचुरल गेम को मत खेलिए। वीरेंद्र सहवाग को सचिन समझाते थे जाकर फील्ड में कि अब आप 196 पर हो, छक्का या चौका मत मारना। तो वो कहते थे हाँ सचिन पाजी, बिल्कुल ऐसा ही करूँगा, और अगली ही गेंद पर वो आगे बढ़ के छक्का मार देते थे। तो कांग्रेस अगर अपने को अनुशासन की तरफ ढालेगी तो वो एक ऐसी पार्टी हो जाएगी कि शायद ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, क्योंकि वो एक आंदोलन की पार्टी है। लेकिन बीजेपी ने ये ज़रूर बताया है कि अगर आप एक अनुशासित और कार्डर बेस्ड पार्टी होते हैं तो आपके भीतर जो चुनौतियां समय समय पर उभरती हैं, उन चुनौतियों पर आप नियंत्रण पा लेते हैं, आप उनका समाधान ढूंढ लेते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप उन पर नियंत्रण पाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाते हैं और आप ये बताने में भी सफल हो जाते हैं कि पार्टी बड़ी है, आप बड़े नहीं हैं। और ये नेताओं के लिए तकलीफ देह हो सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए ये बेहिचक बहुत फ़ायदेमंद है। और इसीलिए ये पार्टी 2 सांसदों से न सिर्फ 2 बार बहुमत से दिल्ली में है, बल्कि इस समय देश के करीब 60% से अधिक भूभाग में ये अपनी राज्यों में अपनी सरकारों के साथ आ गए। तो आज मध्य प्रदेश में ये रणनीति और क्या 2023 में ये बहुत निर्णायक साबित होगी, इस पर हम बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत करता हूं सर। नमस्कार। हमारे साथ हैं मिथुन अहिरवार जी, युवा नेता, प्रवक्ता, काफ़ी सुपठित, और वैसे ही उनके काउंटर पार्ट हैं आशीष अग्रवाल जी, बहुत ही मेधावी और कॉरपोरेट सेक्टर का अनुभव रखने वाले।
और दोनों ही इन नौजवानों को आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इनका भाषा पर अच्छा अधिकार है और टेम्परामेंट पर भी अच्छा अधिकार है और दोनों बहुत तेज़ी से इस पर परिश्रम भी कर रहे हैं। दिनेश जी, पहली टिप्पणी आपकी कि किस तरह आप देखते हैं बीजेपी का ये मिशन 48 जो है, जिन सीटों पर उसको सफलता नहीं मिली थी 2018 में, ये एक अच्छी रणनीति है कि आप चुनते हैं, फोकस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, क्या कहें? जी, भारतीय जनता पार्टी की शैली तो कोई छुपी हुई शैली नहीं है, सभी अब उसके बारे में जानते हैं। यदि आप अपनी कमजोरियों पर गौर करेंगे और फिर उसके हिसाब से रणनीति बनाएंगे तो हमें जो है कोई लक्ष्य यदि निर्धारित करते हैं तो उसमें सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी। आप 2013 में जैसे हमने भिंड में देखा था, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगभग बराबर पर थी और जैसे 2018 आया तो कांग्रेस पिछड़ गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी, उन्होंने भांप लिया था कि भिंड को हमको संभालना है। तो ऐसे ऐसे अलग क्षेत्रों में जब हम 51% का टारगेट फिक्स करते हैं, फिर कमज़ोर सीटें हैं, फिर वो एंटी इनकम्बेंसी कहाँ कहाँ जो है विधायक के खिलाफ हो सकती है, सांसद के खिलाफ हो सकती है, तो उस तरह से उन्होंने अपनी 48 सीटें आइडेंटिफाई की हैं। तो निश्चित तौर पर जो उनका लक्ष्य है 51% वोट शेयरिंग और जो भी उनकी सीटों का 160-65 के आसपास वो अपना लक्ष्य निर्धारित करके चलते हैं, तो उसके लिए उनको थोड़ा सा आसानी होगी, इसलिए अभी से उनकी तैयारी है इसके लिए। जी, ये बीजेपी की शैली है जो दिनेश जी भी कह रहे हैं। मिथुन जी, मैं आपकी तरफ आऊँगा, फिर मुकम्मल जवाब लूँगा आशीष जी से आपकी हुई टिप्पणी के बरक्स। क्या कहेंगे जी? देखिए शरद जी, अगर आपकी नींव कमज़ोर है तो ऊपर से आप इमारत कितनी ही खूबसूरत बना लें, वो अपने तय समय तक नहीं टिक पाती और एक भर भरा करके गिर जाती है एक समय के बाद। भारतीय जनता पार्टी, आपने जैसे जिक्र किया कि क्रिकेट का मैच हो रहा होता है, उसमें कोई अपना प्लेयर अपनी विशिष्टता रखता है, उसके आधार तो होता ये है कि क्रिकेट के प्लेयर्स तो मैच के आधार अपने परफॉर्मेंस के आधार पर मैच जीतते हैं। भारतीय जनता पार्टी उस मैच के बीच में आने वाले विज्ञापनों के जरिए जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का जो शासन प्रशासन है उसको लेकर के कोई तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वीकार करते हैं कि वोट जो मिले थे 2018 में वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नाम पर मिले थे और शिवराज जी के खिलाफ मिले थे। मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या आप जनता की विजडम पर सवाल नहीं खड़ा करते हैं जब आप कहते हैं कि विज्ञापन के सहारे कोई पार्टी चुनावी राजनीति में 5 साल इम्तिहान में आगे बढ़ जाती है, और क्या दूसरी पार्टियों को जिसमें आप भी शामिल हैं, क्या विज्ञापनों से परहेज है? देखिए, विज्ञापनों से परहेज नहीं, और जनता की विजडम की जहाँ तक बात है तो यदि ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी तो 70 साल की विजडम पर सवाल उठाती है कि 70 साल तक कांग्रेस को क्यों चुना। लोकतंत्र में है, कभी कभी जनता से गलत फैसले हो जाते हैं, लेकिन हर फैसले को हम स्वीकार करते हैं और जनता को अपनी तरफ से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या क्या है कि ये जो पैकेजिंग दे रहे हैं उसके हिसाब से इनका प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट इनका खराब है। आज देखिए, जैसे कितना सुखद संयोग है, आज 1 अप्रैल है, आज के दिन को बुद्धू बनाने वाला दिवस माना जाता है। आज ही के दिन हेडगेवार जी जो RSS के संस्थापक थे, उनका भी जन्म माना जाता है। मैं केवल इसे संयोग बता रहा हूं, मैं केवल एक इसे संयोग बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की जो जुमलेबाजी की राजनीति है, किसी भी परिवार के पीढ़ी के जो भी पुरखे हैं, जिसको हम हिंदी में शुद्ध हिंदी में कहते हैं पुरखे, मुझे लगता है उनको लेकर एक आप बहुत समझदार संजीदा राजनेता हैं और बहुत विषय हैं आपके पास। चलिए, आपकी इस बात को मानते हुए मैं उम्मीद करूंगा भारतीय जनता पार्टी नेहरू जी के बारे में भी ऐसा आदर दिखाए। मेरा निवेदन केवल ये है कि वो मध्य प्रदेश जिसको स्वयं मोदी जी ने प्रमाण दिया है कि पहले नंबर पर हम आदिवासी अत्याचार में हैं, कुपोषण पे हैं, दूसरे नंबर पर हम बेरोजगारी में हैं, सबसे ज़्यादा लेबर्स हमारे यहाँ से निकलते हैं, तीसरे नंबर पर हम सबसे खराब स्वास्थ्य सुविधाओं वाले राज्य में हैं, चौथे नंबर पर हम सबसे गरीब राज्य के तौर पर। ऐसी जब चलती हुई सरकार में जब सरकार और संगठन के बीच कोई समन्वय नहीं, सरकार के विधायक रोजाना, सरकार के पूर्व विधायक रोजाना, सरकार के पार्टी से जुड़े हुए जो मेयर्स हैं वे रोजाना यदि सरकार के खिलाफ बैठ रहे हैं, तो यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जनता को तो छोड़िए, अपने कार्यकर्ताओं को भी डिलीवर नहीं कर पाई थी जो उसने प्रॉमिस किया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आने के बाद जनता के फैसले के खिलाफ यह सरकार बनी थी और उसके बाद जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने वादे किए थे कि कांग्रेस का करा एक एक वादा और बीजेपी का करा एक एक वादा, इन दोनों पार्टियों को किए वादों को हम लोग पूरा करेंगे। 2023 में आपको रिपोर्ट कार्ड अपना प्रस्तुत करना पड़ेगा। 2023 में आपको बताना पड़ेगा कि उस रिपोर्ट कार्ड में से कितने पॉइंट्स आपने टिक ऑन कर दिए हैं। यदि आप ठीक परफॉर्म कर पाए तो जनता उसका
सामना करेगी। और अगर आपके रिपोर्ट कार्ड में वही मार्क्स आए जिसके आधार पर आपको उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा, तो परिणाम वैसे ही 2018 के होंगे, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव के 5 राज्यों के परिणाम के बाद फिर दिखा दिया कि आपने जुमलेबाजी की राजनीति से ज्यादा कुछ किया नहीं। जब आप वापस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देते हैं, जब आप वापस एलपीजी के दाम बढ़ाते हैं, और मध्य प्रदेश में आप बिजली के दाम बढ़ा रहे हैं, हर पैरामीटर पर आपकी सरकार की रणनीति जो जुमलेबाजी की राजनीति है वो सामने दिखाई देती। जनता इसका माकूल जवाब 2023 में देगी। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि पूरे आपने अपने वक्तव्य में अपनी ताकत बढ़ाने के एक भी संदर्भ का जिक्र नहीं किया। आपने अपना पूरा वक्त भारतीय जनता पार्टी, जो आपका अधिकार है, अगर आपको उसमें कमियां और खामियां दिखती हैं तो ये आपका अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी ज़रूरी है कि उसके साथ मैं आऊँगा आपकी तरफ। ये दूसरे राउंड में मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप बीजेपी को जितना भी आप चाहें क्रिटिसाइज़ करें, ये तो बिल्कुल आपका अधिकार ही है, लेकिन आपकी अपनी ताकत कैसे बढ़ाएंगे? अगर वो 48 सीटों पर कोशिश कर रहे हैं तो उन 48 सीटों पर आपकी रणनीति क्या होगी, इसका भी जवाब आपको ज़रूर देना चाहिए। आशीष जी। देखिए, आज मैं बड़ा निराश और आहत हूँ, क्योंकि बड़ा ही मैं सम्मान करता हूँ मिथुन जी का, और डॉक्टर केशव राम बलिराम हेगड़ेवार जी, जिनका आज जन्म दिवस है, जिन्होंने उस संगठन की नींव रखी जो आज विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, उनके लिए कम से कम ऐसी टिप्पणी शोभा नहीं देता। वैसे इस तरह की टिप्पणियों से ही हम, इस तरह के कोसने से ही हम पल बढ़ के बड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि ये सब भी शुभेच्छा के तौर पे हमें लगेगा। वैसे मुझे लगता है कि कुछ उदाहरण कई बार ऐसे होते हैं जो दूसरे पे कम, स्वयं पर ज़्यादा सटीक प्रतीत होते हैं। तो ये जो बिना नींव की इमारत को भरभरा के ढह जाने वाला जो एक उदाहरण था मिथुन जी का, वो स्वयं उनके संगठन पर तय होता है। बाद बाकी भारतीय जनता पार्टी मिशन 230 के लिए काम कर रही है, जिसके सब मिशंस हैं, जिसमें निश्चित ही जो सीट हम नहीं जीत पाए उसमें विशेष फोकस है। परंतु जब भी हम इस तरह के फोकस और मिशंस की बात करते हैं, तो जो कांग्रेस ने इस देश को दिया है प्रबंधन, जातिवाद, तोड़ना मरोड़ना, वो सामने आता है। भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट वो नहीं है। हम 51% अगर वोट शेयर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम 51% जनता को अपनी नीतियों से, अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करना चाहते हैं। जब हम अपने कार्यकर्ता के लिए बूथ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बूथ के जो 22 करणीय कार्य, मैं चाहता हूं मिथुन जी अध्ययनशील व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी के बूथ के 22 करणीय कार्य को पढ़ें, उसमें सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जनता की कैसे भलाई हो। और जब जनता की जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान योजना है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि है, ऐसी योजना जब जमीन तक पहुंचती है, तो जब हम 40% तक पहुंच सकते हैं, जैसा आपने सटीक जिक्र किया था कि 1980 में 2 हमारे सांसद थे, तो आज यहां पर भी बैठेंगे। परंतु मेरे मित्र ने हम पर तो छीटाकशी की, अपनी बात नहीं की। देखिए, अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक पेड़ है जिसकी डाल पे कमलनाथ बैठे हैं, दूसरी डाल पे जीतू पटवारी बैठे हैं, किसी पे अरुण यादव बैठे हैं, ये कर क्या रहे हैं? एक दूसरे की डाल को काट रहे हैं। और जिस डाल पे आप बैठे हैं उसको काटने वाले को मूर्ख कहते हैं, बड़े सम्मान से कहता हूं। परंतु यहां पे विशेष यह है कि दिग्विजय सिंह उसका तना ही काटना चाह रहे हैं, ताकि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए और सिर्फ वो अपने पुत्र मोह में लग जाए। आज कांग्रेस है कहां पर? ट्विटर के अलावा जमीन पर किसी आंदोलन में दिखती है क्या? जब भी अगर देश में कोई एक संकट आता है जी, तो यहाँ मेरा एक आग्रह है कि ये भी आपका बिल्कुल अधिकार है कि आप कांग्रेस की आलोचना या कांग्रेस की नीतियां या कांग्रेस की शैली पर सवाल उठाएं, लेकिन जो मसले जनता से जुड़े हैं, महंगाई का मसला है, पेट्रोलियम डीजल पदार्थों की कीमतें जिस तरह बीते एक सप्ताह में बढ़ी हैं, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ी है, इसका भी एक रैशनल युक्तियुक्त उत्तर आपकी तरफ से बराबर आना चाहिए, टेलीविजन की डिबेट्स में भी और आपके इलेक्शन कैंपेन में भी। बिल्कुल। देखिए, महंगाई भारतीय जनता पार्टी की 2014 से जब से सरकार बनी और 2020 तक, जब तक कोरोना नहीं आया, अगर आप उठा के देखेंगे, इन्फ्लेशन 6% के अंडर रही है। और कोरोना के समय जब लॉकडाउन लगा, विश्वव्यापी ये संकट था, तो भारत में नहीं वैश्विक स्तर पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का डिसबैलेंस हुआ, उस कारण प्राइसेस बढ़ी। परंतु मोदी सरकार की नीतियों में, जिसमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया गया, ये इन्फ्लेशन उन तक पहुंचने नहीं दी।
और आज वापस से जब युद्ध के आसार हैं और इतिहास गवाह है कि जब जब वैश्विक युद्ध होता है क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं। और आपको भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की विदेश नीति का अगर आकलन करना हो तो इमरान खान से सुने, जिन्होंने मंच से स्वीकारा कि भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति का केंद्र अगर कोई होता है तो वहां की जनता है। अगर आपको श्रीलंका जो आपके दूसरे पड़ोस में है, वहां पर अगर आप क्रूड ऑयल की स्थिति देखें तो पेट्रोल पंपों पे सेना लगाई जा रही है। और जो इन्फ्लेशन हमारे राज्य में अधिकतर 6% के आसपास रही, वो यूपीए के 2010 से 2014 के काल में डबल डिजिट में थी। और पेट्रोल और डीजल को डीरेगुलेट किसने किया? आज ये केंद्र सरकार की बात करते हैं। मनमोहन सिंह सरकार ने 2010 से जो प्रक्रिया चालू हुई, 2010 तक पेट्रोल डीजल डीरेगुलेट हो गया। 30 सेकंड और मैं लूंगा, 30 सेकंड। पेट्रोल डीजल की जो भी प्राइस होती है उसका लगभग 40% केंद्र के पास, राज्य के पास आता है, 30% केंद्र के पास आता है और बचा हुआ 30% उसकी प्राइसिंग होती है। केंद्र के पास जो कर आता है उसका भी फर्दर 40% हमें फाइनेंस कमीशन के अनुसार हमें राज्यों को वापस देना पड़ता है। और इस देश में कांग्रेस शासित राज्यों को देखें या विपक्ष शासित राज्यों को देखें, वहां पर वैट सर्वाधिक है। तो ये तो सिर्फ इस देश की आपदा में अवसर ढूंढते हैं। कांग्रेस अगर पेट्रोल डीजल पे अगर वैट कम करती है अपने 2 शासित राज्यों में, तो मुझे लगेगा कि एक पॉजिटिव उदाहरण और रोल मॉडल पेश कर रही है। चलिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये कितना रैशनल आंसर है, ये जनता तय करेगी। लेकिन पढ़ाई लिखाई का क्या फर्क पड़ता है, ये आप इस युवा बीजेपी लीडर और स्पोक्स पर्सन के जवाब से समझ सकते हैं कि ये तरीका, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप जब अपनी बात रखते हैं तो इन दोनों को देखें ज़रूर, जो अध्ययन के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं। जनता परखे उसको कसौटी पर कि जो बात कही है बीजेपी के प्रवक्ता ने और कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कितनी सच्चाई है, आपके पास है सारे पैमाने। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे बार बार मिथुन जी। देखिए, जब भी मैं आशीष जी के साथ बैठता हूं तो मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मजबूत तथ्यों के साथ, आपकी टिप्पणी अप्रिशिएट करता हूं। जी जी जी, मजबूत तथ्यों के साथ डेटा आधारित बात होगी। लेकिन आशीष जी, मैं आपसे एक प्रश्न जनता की ओर से पूछना चाहता हूँ। डबल डिजिट इन्फ्लेशन हमारे समय थी, आपके समय 6% केवल रही। 6% के आधार पर 8 साल में 6 8 48, मतलब 350 रुपए का जो एलपीजी का सिलेंडर था, केवल 50% कीमत बढ़नी थी, 1000 को क्रॉस कर गया। सर, ये कौन सी कमी महंगाई की है, जरूर जनता को बताइएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने जिन 4 योजनाओं का जिक्र किया, चारों की चारों केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। शिवराज सिंह जी की क्या उपलब्धियां हैं, किन उपलब्धियों को लेकर के आप अपने बूथ तक, पहली बात तो आपको जनता के पास जाना था, लेकिन ठीक है, आपकी चुनावी राजनीति, आप केवल बूथ तक जाना चाहते हैं। हम लोग घर घर चलो अभियान चलाना है, ठीक है, आप जनता के पास मत जाइए, बूथ तक जाइए, लेकिन उस बूथ पर जाकर के बताइए कि मध्य प्रदेश में यदि आप 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जनता के ऊपर लाद देते हैं तो उसको पटाने का क्या तरीका है? जब आप शराब की कीमतें कम करके दूध की कीमतें बढ़ा देते हैं, जब आप सब्जियों की कीमतें बढ़ा करके जनता की जान की कीमत कम कर देते हैं, उस समय की आपकी नीति स्वयं को मजबूत करने की तरफ। और एक चीज आपने बड़ी आपत्तिजनक कही, दूसरा राउंड, एक क्विक राउंड, केवल 10 सेकंड, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति। आशीष जी, आप तो जानते हैं विदेश नीति सरकार की होती, भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो सकती। वी रिप्रेजेंट आवरसेल्व्स एज अ कंट्री, एज अ नेशन। जी जी जी, अच्छी बात है। देखिए, यही अच्छी चीजें हैं। और इस राउंड में मैंने आपको भी बहुत ही रैशनल तरीके से सुना है, और दिस इज द वे कि आपको जवाब कैसे देना है। और यही वो तरीका है जो हमारी सनातन परंपरा की जड़ों से भी आता है, कि आप इससे विचलित नहीं होते कि आपका प्रतिद्वंदी कितनी तरक्की कर रहा है। आप इससे क्षुब्ध हो सकते हैं कि मैं उसका जवाब ठीक से नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन उसकी तरक्की से आप परेशान नहीं होंगे तो आप और नीचे चले जाते हैं। ऐसी मान्यता है। दिनेश जी, एक दिन पहले भी हमने बात की तो ये बात उठी कि कांग्रेस बार बार ये मानती है कि बीजेपी की गलतियां, तथाकथित गलतियां, उसको फायदा देंगी। ऐसा एक अप्रोच खासतौर से नेशनल कांग्रेस का तो हमें बहुत नजर आता है। रीजनल कांग्रेस में लीडर्स अपनी समझ और अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके, कमलनाथ जी ने 2018 में सरकार बनाई ही थी, कहने की बात ही नहीं है। गहलोत जी ने बनाई, भूपेश बघेल जी ने पड़ोसी राज्य में बनाई। यानी जहां लीडर मजबूत हैं, विजडम से चल रहे हैं, और केंद्र में ये मान रहे हैं कि नहीं साहब, ये महंगाई भारी पड़ जाएगी, मोदी जी का ये फैसला भारी पड़ जाएगा। और दूसरा, जो भावनात्मक मुद्दे हैं, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो राम मंदिर का हो, या चाहे वो समान नागरिक संहिता का हो, चाहे वो राष्ट्रवाद का हो, कांग्रेस उसमें या तो अपना हाथ तंग पाती है
या फिर वो बीजेपी के मुकाबिल खड़े होने से हिचकती है कि ये हमारी नीति का हिस्सा नहीं है? क्या कांग्रेस को अपनी दुविधा से उभरकर ही जवाब दे पाएगी? वो मजबूती से उभरना होगा उसे। देखिए सर जी, जो राष्ट्रीय स्तर की आपने बात की, कांग्रेस एक तो जो मूल्यांकन कर रही है मुद्दों का, वो शायद ठीक ढंग से कर नहीं रही। और फिर जो मुद्दे सामने हैं, यदि आप जो समान नागरिक संहिता हो, 370 हो, CAA हो, जिस तरह के भी मुद्दे जो हैं, ये कहीं ना कहीं वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं, जैसे आप रिएक्ट करते हैं। क्योंकि ये जो मुद्दे हैं, ये अतीत के मुद्दे थे जो आज कांग्रेस को कष्ट दे रहे हैं। क्योंकि जो मुद्दे जनता के मुद्दे हैं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी अपने आप को कैसे खड़ा करे। क्षेत्रीय यदि नेता आपके पास होंगे तो आपको जो है ये दिखाई देगा कि क्षेत्र से जमीनी स्तर से आवाज़ आ रही है। यदि आप दिल्ली में आप स्थानीय नेता खड़े हो जाएं तो उससे उतना मैसेज नहीं जाता, क्योंकि जो पहले आंदोलन हुआ करते थे वो ब्लॉक से राष्ट्रीय स्तर पर हुआ करते थे। आप याद करिए पुराने दौर का भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में हुआ करती थी तो दिल्ली चलो, कितनी गाड़ियां दिल्ली जाती थी, कितने लोग जाते थे संसद को घेरने के लिए। क्या उस तरह के मूवमेंट की बात होती है? ये नहीं होती कि हमने एक राज्य में एक सिलेंडर रख के उसको माला पहना दी या उस तरह की बात कर ली। एक जो जिस तरह का लोग जनता को रिप्रेजेंटेशन चाहिए उसकी वॉइस के लिए, वो शायद नहीं है। और यही कांग्रेस गलती कर रही है। कहीं ना कहीं उसकी जो लीडरशिप है उसको भी वो ठीक से डेवलप नहीं कर पा रही है। तो जैसे हम देख रहे हैं ना जी, कि खुद राष्ट्रीय स्तर पर लीडरशिप की समस्या है, जो भी उनकी समस्याएं मुद्दों के साथ साथ जब अपना खुद के लीडरशिप की समस्या होगी तो चुनौती बहुत कठिन हो जाती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये कुछ वैसा ही है कि कई बार आपको अपनी रूढ़ मान्यता से हटना भी पड़ता है। मैंने जब एक राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी में काम शुरू किया तो मैंने देखा कि हमारे कुछ वरिष्ठ पीढ़ी के साथी, उन्होंने टिल द रिटायरमेंट, मैं उनके प्रति पूरे सम्मान से बोल रहा हूँ, वो विलक्षण पत्रकार रहे हैं, लेकिन उन्होंने कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने कहा नहीं, हम हाथ से ही लिखेंगे। ये मान्यता ऐसी है कि नहीं, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, हाथ से खबर तो खबर ही रहेगी, हाथ से लिख देंगे। जब हमारे पास उसको क्रीड करने के लिए ऑपरेटर्स हैं तो वो क्रीड कर देंगे। अब ये क्या जिद है कि मैं अपने हाथ से ही टाइप करूँ इसको? तार्किक दृष्टि से बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बीजेपी ने 2014 की राजनीति को समझा, उसके बाद आज 2022 की राजनीति को समझ रही है, और उसकी ये कोई जिद नहीं है कि मैं कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाऊंगा शायद। आशीष जी, देखिए, कांग्रेसियों को ना तो अच्छाई दिखती है और ना ही पचती है। आपने सिलेंडर का जिक्र किया, मैं दोबारा आपका ध्यान आकर्षण करता हूं कि 2014 में आपकी यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार ने पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को डीरेगुलेट कर दिया। आज सरकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं है। 1,44,000 करोड़ के जो ऑयल बॉन्ड्स आपने लिए अपने नाकारापन और नाकामी को प्रदर्शित करने के लिए, वो 2026 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इन्हीं करों में से वापस करने वाली है। तो हम तो आपका बैगेज भी ढो रहे हैं। उसके बाद जो सब्सिडी हटाई गई, जिसको स्वयं लोगों ने छोड़ा, उसके बाद 80 करोड़ लोगों को जो पिछले 2 साल से मुफ्त में अन्न मिल रहा है, ताकि महंगाई उन तक पहुंचे भी नहीं, लोगों के शौचालय बन रहे हैं, लोगों के घर बन रहे हैं, लोगों को गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, लोगों को मुफ्त में इलाज मिल रहा है। आप ये सब नहीं देखेंगे क्योंकि आप देखना ही नहीं चाहते। आपने जनता का अनादर किया। मैं चाहता हूं कि मिथुन जी विजडम ऑफ क्राउड को पढ़ें, और ये साइंटिफिक फैक्ट है कि एक अकेले व्यक्ति की जगह जब भीड़ किसी निर्णय को लेती है तो वो अधिक सटीक होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को जो जनता ने चुना और लगातार चुना, आप उसका इस तरह से असम्मान करके मुझे लगता है कि कुछ पा नहीं पाएंगे, अपनी गलतफहमियों को ही बढ़ा पाएंगे। आपने 2018 का जिक्र किया मिथुन जी, उसके बाद हुए उपचुनाव क्या आप भूल गए? 2020 में 28 सीटों के उपचुनाव हुए, 2/3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जीती। उसके बाद दमोह हमारे, मगर फिर उसके बाद के 4 उपचुनाव हम जीते। ये बताता है कि उसके बाद की जो भी नीतियां रही हैं, शिवराज सिंह जी की चौथी पारी में जैसे 1,78,000 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचाने की, वो जनता ने दोनों हाथ खोल के आशीर्वाद प्रदान किया। संक्षेप में भीड़ के किए हुए फैसले सम्मानजनक नहीं होते, जनता के किए हुए होते। विजडम ऑफ पीपल सर, विजडम ऑफ पीपल, वी रिप्रेजेंट
represent ourselves as a nation and as a शब्दों से people. हटा। दूसरी सुनिए, बात मैं मुद्दा कहना पर चाहता हूं, आइए। जिन जी। ऑयल बॉन्ड्स की आप बात कर रहे हैं 1,44,000 करोड़ रुपए के बिल्कुल थे। पिछले 8 साल का इकोनॉमिक सर्वे उठा करके देखिए, 10.5 लाख करोड़ रुपए आपने कमाए हैं। नाकारापन सरकारों का तब होता है जब आप उस ब्याज को नहीं चुका पाते और नया ब्याज लादते रहते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, पेट्रोल डीजल का प्राइस रेगुलेट कर दिया गया साहब। उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले कैसे 10-10 रुपए आपने कम कर दिए थे, कैसे आपने दाम कम चलिए। कर दिए थे, इस बात को जनता से छुपाया नहीं चलिए, जा सकता। चलिए, आपकी चलिए। जो जुमलेबाजी की राजनीति है उसको जनता के सामने हम लोग सबसे एक्सपोज बड़ा करेंगे। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जनता एक तो ये बहुत अच्छे से समझती है कि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव में हारने के लिए अपनी नीतियों को नहीं गढ़ता है। ये मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल को ये बात बहुत स्पष्ट होती है। इसीलिए जब आप एक दूसरे की नीतियों की निर्मम आलोचना करते हैं तो जनता ये जानती है कि अगर इस समय कांग्रेस की भी सरकार होती तो कुछ मसलों पर कुछ चीज़ें वही होती हैं जो बीजेपी की सरकार में होती हैं, या बीजेपी की सरकार है तो उसकी नीतियां, विदेश नीति हो या पेट्रोलियम डीजल हो या महंगाई का भी मसला हो, तो नीति वही होगी जो कांग्रेस की सरकार की थी। सवाल बस इसमें यह है कि आप जनता के मन को जीतने के लिए आपके पास नया क्या है। ये नया जो है, ये नया ही है जो जनता के मन में प्रवेश करता है। और कुछ चीज़ों को ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि शायद जनता ये कहती है कि नहीं ये बेहतर हो जाएंगी, लेकिन अभी तो हमें ये चीज़ पसंद आ रही है। कांग्रेस को मैं नहीं कहूँगा समझने की ज़रूरत है, बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन आपको अपनी रणनीति में ये एलिमेंट तो लाना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे की आलोचना में जब आप उलझते हैं तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। और इन सारी चीज़ों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ छूट जाती है वो चीज़ शायद है जनता के मन को पढ़ना। और जनता के मन को जिसने पढ़ लिया तो लोकतंत्र में तो सरकार उसी की है जो जनता के मन को भाती है। और कांग्रेस से बेहतर इसको कौन समझेगा जिसने आज़ादी के बाद 40 साल से अधिक समय केंद्र में और राज्यों में अपनी सरकारें देखी हैं। बहुत शुक्रिया मिथुन जी, बहुत शुक्रिया आशीष जी, बहुत धन्यवाद दिनेश जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, छत्तीसगढ़ में फायर पॉलिटिक्स। नमस्कार।